जिसमें कन्नौज के शासक जयचंद का भी हाल वही रहा, जिसमें 1194 में उसे भी परास्त कर गौरी ने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। उसके बाद ऐबक के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए गौरी के साथ मिलकर अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिनमें बयाना और ग्वालियर, इन पर 1195-96 में आक्रमण किए गए। फिर गौरी के गुलाम या उत्तराधिकारी ऐबक के द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया, जिसे गुजरात अभियान कहते हैं, ये 1197 का है। उसके बाद ऐबक के द्वारा अन्य और विजय की गई, जो कि 1203 तक लगातार चलती रही। 1205 में दिसंबर के अंतिम माह में गौरी की मृत्यु का समाचार सुनते ही उसके गुलाम या ये कह सकते हैं प्रशासनिक उत्तराधिकारी ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र शासक स्वीकार करते हुए भारत में दिल्ली को राजधानी बनाते हुए दिल्ली सल्तनत के नाम से गुलाम वंश की नींव रखते हुए नए शासन की शुरुआत की। वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसमें अब पढ़ना चाहेंगे कि राजपूतों की पराजय के कारण क्या रहे, आखिर राजपूत क्यों हार गए, तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की पराजय क्यों हुई। तो उसके पीछे अनेक कारण थे, जिनमें हम मुख्य मुख्य पॉइंटों के रूप में कारण आपको इंगित करवा देते हैं। सबसे पहला कारण राजपूतों की हार का ये था कि राजपूतों की राजनीतिक स्थिति जो थी वो विखंडित थी, अर्थात राजपूत बिखराव की स्थिति में थे, उनमें राजनीतिक एकता का अभाव था। तो इस पॉइंट को हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक एकता का अभाव, क्योंकि राजनीतिक दुर्बलता के कारण ही हिंदुओं पर पराजय का मुंह देखना पड़ा और तुर्कों का यहाँ पर प्रभाव बढ़ने लगा। दूसरा है सामाजिक दोष। राजपूतों की पराजय में अगर बात करें राजनीतिक एकता के अभाव के बाद, तो वह सामाजिक दोष। पहला राजनीतिक हो गया, एकता का अभाव। लिख देता हूँ मैं आपको कि अभाव किस प्रकार रहा, क्योंकि राजनीतिक एकता वो मानी जाती है जिसमें सभी राजपूतों में एकता का भाव हो, लेकिन ये राजपूतों में एकता का भाव नहीं था। दूसरा सामाजिक अंधविश्वास भी कह सकते हैं, सामाजिक बुराइयां भी कह सकते हैं, सामाजिक दोष भी कह सकते हैं। तो सामाजिक दोष में राजपूत जाति में बहुत से दोष थे, बहुत सी कमियां थी। उन्हीं कमियों के कारण राजपूत समाज धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा था और राजपूतों में उन्हीं कमियों के कारण धीरे धीरे इनका पतन होने लगा। जिसमें सामाजिक कृत्यों के रूप में हम देखें 2-4 का नाम, तो कहते हैं कि इसमें सबसे पहले भ्रूण हत्या, जिसे कन्यावध भी कहते हैं, ये विशेष था जो राजपूतों में था। एक ऊंच नीच छुआछूत जिसे कहते हैं वो भी इसमें अधिक थी। और भी कई प्रकार की, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, ये ऐसी सामाजिक बुराइयां उस समय समाज में व्याप्त थी। सती प्रथा, ये भी राजपूतों की देन है जो उस समय समाज में थी। राजपूत काल की विशेष कमजोरियां थी ये, इसीलिए राजपूत समाज धीरे धीरे पिछड़ रहा था। राजपूत जाति युद्ध और रक्षा का दायित्व सही ढंग से नहीं निभा पा रही थी, बल्कि वह उपजातियों के रूप में बढ़ती जा रही थी और उनका प्रभाव सामंत वर्ग जो था वो विशेष रूप से राजाओं के इस नीतियों का फ़ायदा उठा रहा था। उसके बाद है तीसरा कारण धार्मिक दोष। राजपूतों की हार का तीसरा कारण है धार्मिक दोष या धार्मिक कमजोरी। देखिए, धर्म के आधार पर भी राजपूतों में या हिंदुओं में एकता का अभाव था, क्योंकि अनेक प्रकार के दोषों में ये दोष है कि राजपूत वैदिक काल में या वैदिक काल के धर्म की बात करें तो उसमें धर्म उदार था, सहिष्णु था। गुप्त काल में भी धर्म व्यवस्थित था, चरम सीमा पर था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर्मकांड, यज्ञवाद और पाखंड और तंत्र मंत्र और ढोंग आदि ने जगह लेते हुए अंधविश्वासों को जन्म दिया और धर्म में कई प्रकार की कमियां आने लगी। धार्मिक एकता नष्ट होने लगी और लंबे समय तक जो सत्ता थी वो धीरे धीरे अब छिन्न भिन्न होकर बिखरने लगी। भाग्यवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, कर्मवाद के सिद्धांत को भुला दिया गया। गोपीनाथ शर्मा ने तो ये भी लिखा है कि धार्मिक अंधविश्वास के कारण ही राजपूतों में धीरे धीरे वीरता के स्थान पर कायरता का स्थान आने लगा। गोपीचंद शर्मा ने लिखा है कि वीरता के स्थान पर जो राजपूतों में वीर जाति मानी जाती थी, उसमें कायरता का स्थान धार्मिक अंधविश्वासों के आधार पर आने लगा और धीरे धीरे वो इसी विश्वास में डूबे रहते थे कि देवी देवताओं की कृपा होगी तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और उसी का फ़ायदा मुस्लिम सैनिकों ने उठाया और जोश के साथ युद्ध किया और ये अंधविश्वास में कायरता में डूबे रहे और अंत में इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो ये था धार्मिक दोष या अंधविश्वास। तीसरा पॉइंट,
चौथा पॉइंट है आपके, जो कि राजपूतों की हार के कारणों का महत्वपूर्ण कारण है, विदेशियों से संबंध विच्छेद। राजपूत अब जो थे वो कूप मंडूप बन चुके थे। कूप मंडूप जानते हो, जिस प्रकार मेंढक जो है वो एक कुएं के अंदर रहता है और अपने आप को ही सबसे अधिक बड़ा ये मानता है कि मेरे पास ही पानी सबसे ज़्यादा है, जबकि उसे पता नहीं होता कि कुएं से बड़ा तालाब भी होता है, तालाब से बड़ा सागर भी होता है। उसी प्रकार राजपूत भी विदेशियों से कोई किसी प्रकार के विदेशी संबंध नहीं रखते थे। वो अपनी राजनीति में और अपने राज्य में ही मशगूल रहते थे। उन्होंने विदेशी राज्यों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा, जिससे उनका अहंकार बढ़ता गया और अहंकार बढ़ने के साथ साथ वे ज्ञान विज्ञान और धर्म दर्शन और युद्ध कला की रणनीतियों से पिछड़ते गए और उन्हें पड़ोसियों का किसी प्रकार का कोई सहयोग या लाभ नहीं मिल पाया। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा करें तो पता लगता है कि राजपूतों से अन्य जातियों का मेल मिलाप न होने के कारण उनके आचार विचार और उनके कुमंडूपता की भावना बढ़ने के कारण ही उनका पतन हुआ। चौथा कारण है नैतिक पतन। देखिए, नैतिक पतन अपने आप में एक महत्वपूर्ण, जिसे मोरल कहते हैं, और ये हर व्यक्ति में होता है मोरल, लेकिन यहाँ राजपूतों का मोरल धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। और उस मोरल के 2-3 उदाहरण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजपूतों में कमी आई। धर्म और समाज के क्षेत्र में जब गिरावट आई तो कला और साहित्य में और संस्कृति में भी पिछड़ने लगा और धीरे धीरे मंदिर, मठ और बौद्ध स्थल जो थे, विहार जो थे, उन सब में अनाचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार फैलने लगा और वे इसके केंद्र बनने लगे। भारतीयों की पराजय का ये कारण विशेष रूप से नैतिक गिरावटता के कारण ही था, क्योंकि डॉक्टर के.एम. पणिकार के अनुसार ये बताया गया है कि भारतीयों की पराजय में उनकी सांस्कृतिक गिरावट महत्वपूर्ण योगदान रखती है, क्योंकि भारतीयों के समय सांस्कृतिकता के आधार पर कोई किसी प्रकार का उठाव नहीं था, बल्कि गिरावट थी और उसी गिरावट के कारण उनमें हार का सामना करना पड़ा। इस युग में निर्मित मंदिर जो थे, जो कोणार्क के थे, खुजरो के थे, पुरी के थे, चित्तौड़ के थे, ये कई मंदिर थे, लेकिन अपनी अश्लील मूर्तियों के कारण उनकी नैतिकता और उनकी छवि गिरने लगी और ये अपने आप में धूमिल होने लगे। तो ये था नैतिक पतन के उदाहरण। पांचवा, सैनिक दुर्बलता। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि राजपूतों के पास सेना तो संख्या में ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास विशेष रूप से युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों का सुसंगठित होना या सुयोग्य होना ये इतना अधिक नहीं रहा जितना होना चाहिए था। जबकि गौरी ने 1 साल कठोर तपस्या के बाद सेना को संगठित किया, मजबूत किया, व्यवस्थित किया और उसके बाद भारत पर आक्रमण किया, इसलिए उसको इस युद्ध में विजय मिली। साथ ही इसमें यह भी कहा जाता है कि युद्ध के क्षेत्र में कई सैनिक भाग खड़े हुए। सामंत जो थे वो अपने प्रति और घायलों के प्रति किसी प्रकार का विशेष रुझान नहीं रखते थे। वे राजपूत राजाओं को कमज़ोर और उनकी क्षत्रिय धर्म का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें रणकौशल में ही अनेक वीरगति को प्राप्त हुए। और भी इसमें ये कह सकते हैं कि सैनिक दुर्बलताएं थी, जिसमें राजपूतों को सैनिक कौशल का अभाव था, सुसंगठित सैनिक नहीं थे, उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। घोड़े और हाथी या जो उनके पास अच्छी नस्ल के नहीं थे, इस वजह से भी कहा जाता है कि इस युद्ध में उन्हें भाग खड़ा होना हुआ। राजपूतों की पराजय का एक कारण ये भी है कि योग्य नेतृत्व का अभाव। युद्ध का नेतृत्व किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा था, बल्कि स्वयं राजाओं के द्वारा किया जा रहा था। योग्य सेनापति होते, इसके अलावा अन्य मंत्रीगण होते, तो शायद युद्ध का मार्ग बदला जा सकता था। जबकि उधर महमूद गजनवी के द्वारा और गौरी के द्वारा अपने समय में विशेष और विख्यात सेनानायक के रूप में जाने गए हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व के द्वारा अद्वितीय कार्य किया, जिनकी तुलना राजपूतों में किसी एक शासक से ही की जा सकती है, जिनमें जैसे जयपाल है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, जयचंद है। ये विशेष कुछ सूरवीर और पराक्रमी शासक थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और शौर्य का परिचय दिया। अंत में हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि राजपूतों की पराजय जो हुई उसमें एक कारण और बन सकता है, वैसे बनाना चाहें हम, गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। राजपूतों के पास किसी प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था नहीं थी जिससे वो भी पता लगा सके कि उनके राज्य में कहाँ कमजोरी है और कहाँ पर विदेशियों का आक्रमण होने वाला है। उनको इसकी किसी प्रकार की सूचना नहीं थी और इसीलिए वे अपने आमोद प्रमोद में डूबे रहे और अंत में जब युद्ध हुआ तब वे अपनी स्थिति को संभाल पाने में नाकामयाब रहे और इसीलिए युद्ध में हार गए। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक और सैनिक सभी कारणों को मिलाकर सामूहिक रूप से हिंदुओं की पराजय हुई और भारत में तुर्की या मुस्लिम सत्ता का अधिकार स्थापित हो गया।
इस मुस्लिम सत्ता ने अपना प्रभाव इतना अधिक बढ़ाया कि उसके बाद भारत में 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं तक मध्यकाल के समय में मुस्लिम शासन ही चलता रहा, जिसे मध्यकाल का महत्वपूर्ण शासन माना जाता है, जिसे दो भागों में बांटा जाता है। हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। पहला दिल्ली सल्तनत का शासनकाल, दूसरा मुगल वंश के रूप में शासन। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आएंगे, उन 5 वंशों को हम नेक्स्ट अध्याय से पढ़ेंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहेगा वो गुलाम वंश का प्रथम शासक रहेगा और वहीं से दिल्ली सल्तनत के शासन की शुरुआत मानी जाएगी। उसके बाद जब ये 5 वंश कंप्लीट हो जाएंगे, जब क्षेत्रीय वंश के रूप में पढ़ेंगे राज्य, जिसमें विजयनगर और बहमनी को, और उसके बाद फिर मुगल वंश को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इसमें। ठीक है, ठीक है, जय हिंद।